स्क्रीन शेयरिंग की थी भाई मैंने। हाँ हाँ तेरे को देती हूँ मैं पैसे, रुक जा तू पढ़ ले पहले, ठीक है। ओके, तो लास्ट टाइम हमने क्या डिस्कस कर लिया था, फटाफट देख लेते हैं। ओके, तो लास्ट टाइम हमने सॉलिड स्टेट स्टार्ट किया था। सबसे पहले बेसिक किया था, सॉलिड क्या होता है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं। फिर हमने टाइप्स ऑफ सॉलिड डिस्कस किया था, क्रिस्टलाइन सॉलिड और अमोर्फस सॉलिड। मैंने कहा था अच्छे से कर लेना है इसको, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। ये लेक्चर यूट्यूब पर अपलोड नहीं है क्या? हाँ अपलोडेड है मैम, यूट्यूब पे नहीं है मैम, मैं कल सर्च कर रहा था मिला ही नहीं मैम, फिर मैं ड्राइव से देखना पड़ा। मैं ड्राइव पे थोड़ा ढंग भी चलता भी नहीं है। मैंने तो सैटरडे को ही कर दिया था। अच्छा वो सैटरडे को आई थिंक करते नहीं है, एक बार अभी चेक करना ना, होना तो चाहिए। मैंने तो डाल दिया। यूट्यूब पे अपलोड नहीं होता है मैम, ड्राइव पे ही दिखता है मैम। मैम लास्ट आपको हेलो एल्केन्स का वो दिखा था, क्वेश्चन प्रैक्टिस जो सेशन था ना, वही दिखा रहा है मैम उसका। अभी भी वही दिखा रहा है? पता नहीं, हम कल देखा था मैंने रात के 12। अब देखो ना फिर, ठीक है, अब देख के मुझे बताओ एक बार, फिर मैं बोलती हूँ फिर क्लास के बाद, ठीक है। तो बेसिकली मेन जो था एनाइसोट्रोपिक आइसोट्रोपिक, ध्यान रखना कि क्या है। आइसो मतलब से, यानी कि हर डायरेक्शन में फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट डायरेक्शन में जाओगे तो क्या होगी, सेम। एनाइसोट्रोपिक का मतलब इससे उल्टा समझ लेना, इंपॉर्टेंट है ना। और उसके बाद अपन ने क्या किए थे, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स कितने टाइप के होते थे, दिखा रहा है, चलो बहुत बढ़िया। तो आयनिक, कोवलेंट, मेटेलिक एंड मॉलिक्यूलर। देखने में तो ये बहुत सिंपल है, लेकिन इसमें पता है हम कंफ्यूज भी, मतलब आप लोग कंफ्यूज भी हो रहे थे जब मैं क्वेश्चंस करा रही थी। तो ध्यान से करना है इसको, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आ रहा है। और नीट वालों का तो कुछ इतना पता नहीं है, अगर उनको पेपर का लेवल ज्यादा हाई नहीं करना है, बेसिक रखना है, तो वो दे सकता है इसमें से, ठीक है। अच्छा, मतलब ज्यादा इस चैप्टर में ना, मतलब क्वेश्चन बहुत अच्छे बनते हैं, मतलब आने दो ही हैं, तो मतलब ये डिसाइडेड होता है कि हाँ इसमें से आ सकता है और इसी में से ही आएगा, बेसिकली ऐसा चैप्टर है ये। हाँ जी मैम, लेक्चर अपलोड हो गया, मैंने देखा यूट्यूब पे, हम 9 घंटे पहले हुआ है। ठीक है। तो मैं क्या बोलूं, ये चैप्टर ऐसा है, इसमें ना मतलब ऐसे कोई नहीं है कि कुछ भी आ जाएगा पेपर में, ठीक है। जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, जहां जहां से क्वेश्चन बनता है, अभी तक रिकॉर्ड रहा है 15 साल का, कि क्वेश्चन वहीं से आया है ना। ऐसा नहीं है कुछ अनचंट उठा के दे देगा एग्जामिनर। जेई में होता है ऐसा, इस वाले चैप्टर में से, और वो भी एडवांस में। तो आपके नीट में ऐसा अभी तक नहीं हुआ है कि जो इम्पोर्टेंट है वहां से ना आया हो, ठीक है। जो प्रिडिक्ट करता है टीचर क्वेश्चन कि इस टॉपिक में से इंपॉर्टेंट है, जनरली वहीं से तुम्हें क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। तो जो लास्ट लेक्चर था वो अपना बेसिक था, बट इम्पोर्टेंट था, ठीक है। आज ये लगा लो हम असली सॉलिड स्टेट स्टार्ट करने वाले हैं। तो वही मैं बोल रही हूँ, अगर आप चाहते हो कि क्लास में ही पढ़ के इसको छुट्टी करें, ताकि घर पे जाके बहुत ज्यादा टाइम इन्वेस्ट ना करना पड़े, है ना, सिर्फ जब आपका मेजर टेस्ट होगा उससे पहले इन चैप्टर्स को कर लेना, ठीक है। ओके, तो आज भी वही रहने वाला है। आज मैं क्वेश्चंस भी कराऊंगी, तुम्हारी रिवीजन भी हो जाएगी। तो आज का बेसिकली हमारा टॉपिक रहेगा क्रिस्टल स्ट्रक्चर और यूनिट सेल, ठीक है। ये हमारा टॉपिक रहेगा। देखेंगे कि यूनिट सेल क्या होता है, लैटिस क्या होता है, कितने टाइप के यूनिट सेल है, ब्रेविस लैटिस क्या होते हैं, किसी भी यूनिट सेल में अगर हमें नंबर ऑफ एटम्स निकालने हो तो किस तरीके से निकालेंगे, कौन कौन से यूनिट सेल हमें इसमें पढ़ने हैं। तो ये वाली सारी चीजें आज डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम चलते हैं, यूनिट सेल क्या होता है, ठीक है। यूनिट सेल से भी पहले ये समझो, ओके 27 स्टूडेंट्स हैं, तो यूनिट सेल से भी पहले ये समझो कि लैटिस क्या होता है। तुमने आई थिंक 11th में कभी पढ़ा होगा लैटिस क्या होता है। 3D अरेंजमेंट होता है बेसिकली, ठीक है। जो एटम्स आपके आयंस या मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनको 3D अरेंजमेंट में जो अरेंज किया जाता है, ठीक है, उसको आप क्या बोलते थे, लैटिस बोलते थे। सुना है कभी नाम लैटिस बोलते? अच्छा, ठीक है, इसको आप क्रिस्टल लैटिस बोल दो, स्पेस लैटिस बोल दो। जैसे ये देखना एक बार, मैंने क्या किया हुआ है, ये आपको दिखाने के लिए है। ये आपको क्या दिख रहे हैं, ये ईंटें दिखाई दे रही हैं। आप क्या कर रहे हो, अगर इसको इस तरह से अरेंज करते जाओगे, है ना, देखना एक बार 2D में अरेंज, इस तरफ अरेंज करते जाओगे, ऊपर की तरफ अरेंज करते जाओगे, तो ये क्या है, पूरा क्या बन रहा है, ये पूरा आपका लैटिस बन रहा है। जैसे सिंपल सी अगर मैं बात करूं, ठीक है, आप किसी बिल्डिंग को देख रहे हैं, ठीक है, तो वो बिल्डिंग आपके लिए क्या है, लैटिस है। लेकिन आप जब बिल्डिंग के अंदर जाते हैं, जिस रूम में आप खड़े हैं वो रूम आपके लिए क्या है, यूनिट सेल है। यानी कि कहने का मतलब है क्रिस्टल लैटिस का जो स्मॉलेस्ट पोर्शन होता है उसी को हम क्या कहते हैं,
यूनिट सेल कहते हैं। क्या फिर बोल रही हूं मैं, स्मॉलेस्ट यूनिट जिसको हम रिपीट कर करके क्या जनरेट कर देते हैं, लेटिस जनरेट कर देते हैं। ठीक है, मैम इस बॉल में जैसे ब्रिक, हाँ तो ये क्या है, ब्रिक क्या है, ये एक यूनिट सेल है। देखो मैं इसको रिपीट कर इस डायरेक्शन में रिपीट कर करके मैंने क्या खड़ा कर दिया है, लेटिस बना दिया। हालांकि ये तुम्हें 3D तो नहीं दिख रहा होगा। इसको देखो, क्यूब को देखो बच्चे, ये देखो, ये पूरा क्या है आपको जो दिख रहा है वो लेटिस है। अगर मैं इसका छोटा सा पोर्शन उठा लूं, दिख रहा है आपको, देखना है एक बार, ये रहा, यस मैम। ठीक है, ये आपका क्या है, ये यूनिट सेल है। तो इस यूनिट सेल को देखो, हर डायरेक्शन में आप जब रिपीट करोगे, हर डायरेक्शन में ओवर एंड ओवर अगेन रिपीट करोगे, तो ये पूरा क्या जनरेट कर देगा, स्पेस लेटिस जनरेट कर देगा। तो हम यहाँ पे इस चैप्टर में क्या पढ़ने के लिए इंटरेस्टेड है, हम बात करेंगे यूनिट सेल की, बात करेंगे बार बार हम यूनिट सेल, मतलब इस पूरे में से एक छोटे से हिस्से को निकाल के हमें क्या करना है, चीजें डिस्कस करनी है। समझ में आया यूनिट सेल क्या है? ठीक है, smallest unit which can repeat itself over again and again to generate the space lattice, or you can also say crystal lattice। ठीक है जी, जैसे NaCl का क्रिस्टल लैटिस, CaCl का क्रिस्टल लैटिस, जिंक सल्फाइड का क्रिस्टल लैटिस। ठीक है, चलो जैसे ये देखो, तुम्हें यहाँ पे दिख रहा होगा, दिख रहा है? यस मैम। ठीक है, ये क्या है, ये यूनिट सेल है आपका, ये क्या है आपका, यूनिट सेल है। ठीक है जी, अच्छा ये देखो, अगर मैं बात करती हूँ 2D के केस में, मतलब अगर मैं 2 डायमेंशन में आपको बताती हूँ कि यूनिट सेल किस किस तरह का हो सकता है, तो आप देख पाएंगे इस तरह के यूनिट सेल आपको मिल सकता है। अगर मान लो मैं इसको हर डायरेक्शन में रिपीट कर दूं, तो मेरे पास क्या बन जाएगा, लेटिस बन जाएगा। ऐसे ही ये वाला भी पॉसिबल, मतलब आपसे कोई पेपर में नहीं पूछेगा, ये सिर्फ एनसीईआरटी में था, इसलिए मैंने यहाँ पे आप लोगों को बता रही हूँ कि आप एनसीईआरटी से पढ़ेंगे तो समझ आ जाना चाहिए कि मैम क्या बता रही थी। तो 2 डायमेंशन में बच्चे ये टाइप के क्या है, यूनिट सेल पॉसिबल हो सकते हैं। क्या आपको दिख रहा है? बस ठीक है। अच्छा, अब बात आती है टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। तो आपके बेसिकली आपको मैं बता दूंगी आज का क्वेश्चन पेपर में किस तरीके से आएगा और क्या आएगा। ठीक है, अब टाइप्स ऑफ यूनिट सेल को आप देखोगे तो 2 पार्ट में क्लासिफाई किया गया है। पहले लिखो, ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट शेप्स, ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट शेप्स, जिसको हम क्या कहते हैं, क्रिस्टल सिस्टम। तो हमारे पास टोटल कितने क्रिस्टल सिस्टम है, 7 तरह के क्रिस्टल सिस्टम है। ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिफरेंट शेप, 7 तरह के क्रिस्टल सिस्टम है जो मैं आप लोगों को आज बताऊंगी। ठीक है, दूसरा है ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ पार्टिकल्स। यूनिट सेल में पार्टिकल्स का किस तरीके से अरेंजमेंट है, एक उस बेसिस पे हम सीखेंगे। ठीक है, ये 2 टाइप के होते हैं, प्रिमिटिव यूनिट सेल, अभी लिख लो, अब इसको डिटेल में पढ़ेंगे। प्रिमिटिव यूनिट सेल और नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल, प्रिमिटिव यूनिट सेल और नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल। ठीक है, सबसे पहले हम क्या डिस्कस करेंगे, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट शेप हमारे पास कौन से, जो मैं बोल रही हूँ देयर आर टोटल 7 क्रिस्टल सिस्टम, वो क्या है। अब बच्चे एक बार बताओ, मैं ही बताती हूँ, अपने पास कोई 3D ज्योमेट्री है, हमें वो पता करना है इसमें, अगर मैं बात करूँ सॉलिड स्टेट में, कि वो कैसे दिख रही है, वो कैसे दिख रही है, क्यूब दिख रही है, हेक्सागोनल दिख रही है, रोम्बोहेड्रल दिख रही है, ऑर्थोरोम्बिक दिख रही है। तो उसके लिए क्या है, हमें 6 पैरामीटर डिफाइन करने पड़ेंगे यूनिट सेल के लिए, कि उन 6 पैरामीटर के बेसिस पे हम ये बता पाएंगे कि हमारा यूनिट सेल कैसा है। क्या मेरा क्यूबिक दिख रहा है, क्या मेरा रोम्बोहेड्रल दिख रहा है, क्या मेरा टेट्रागोनल दिख रहा है। तो बेसिकली कितने हैं अपने, 6 पैरामीटर्स हैं। कितने हैं, 6 पैरामीटर्स। कौन कौन से, एक है आप, 3 है आपके, इंटरएक्सियल डिस्टेंस, इंटरएक्सियल डिस्टेंस सब समझ में आएगा, अभी बहुत नया नया लग रहा है बट बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। इंटरएक्सियल डिस्टेंस, ठीक है, जिसको मैं ए बी से डिनोट कर रही हूँ, और एक है आपके इंटरएक्सियल एंगल्स, एक्सिस के बीच में एंगल, जिसको मैं अल्फा बीटा गामा से दिखा रही हूँ। देखना एक बार, देखिए, जैसे अगर मान लो
मैं 3 एक्सिस कंसिडर करती हूँ, एक्स वाई जेड। ये आपका एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है, ठीक है। अच्छा जी, अब मैं क्या कर रही हूँ, मैं इस पॉइंट पे हूँ, मैं इस पॉइंट से यहाँ पे मान लो ए डिस्टेंस पे चल रही हूँ, ठीक है। इस पॉइंट पे मैं बी डिस्टेंस तक चल रही हूँ और यहाँ पे मैं सी डिस्टेंस तक चल रही हूँ। ये आपके क्या है, इंटर एक्सियल डिस्टेंस। क्या है, इंटर एक्सियल डिस्टेंस है, ठीक है, ए बी सी। अच्छा, अब ए का अपोजिट कौन सा होगा देखना, जैसे बी का अपोजिट ये है, ए का अपोजिट ये है, सी का अपोजिट ये है, तो सी के अपोजिट को एंगल को मैं गामा मान रही हूँ, बी के अपोजिट को बीटा और ए के एल्फा। ये आपके हैं क्या है, इंटर एक्सियल एंगल। क्या है बच्चे, इंटर एक्सियल एंगल। अच्छा, अब एक बात सोचो, आपने बचपन में क्यूब तो पढ़ा ही होगा। अब क्यूब के बारे में क्या ख्याल है, ध्यान से सुनना। आप कहोगे मैम क्यूब में तो ए बी सी बराबर ही होते हैं, है ना, क्यूब में क्या होता है, एबीसी बराबर ही होती है, और उसमें अल्फा बीटा गामा तीनों एंगल किसके होते हैं, 90 डिग्री। अगर ये तीनों चीजें हैं, ए बी सी बराबर हैं और अल्फा बीटा गामा जो एंगल है वो मैं 90 ले लूं, तो मेरे पास क्या बन जाएगा, क्यूब बन जाएगा, ठीक है। तो ये 6 पैरामीटर डिफाइन करेंगे कि आपके पास कौन सा क्रिस्टल सिस्टम होगा। मैम ये हाँ जी बोलो बेटा। मैम जो ये एंगल्स है अल्फा बीटा और गामा, मैम हमें इन्हें इसी अरेंजमेंट में लगाना है, मतलब जैसे गामा की जगह अगर हम अल्फा लिख दे तो। गामा की जगह आपको अपोजिट लेते हैं, आपको ए वाला मतलब ए के अपोजिट ले लो, सी के अपोजिट ले लो और बी के अपोजिट बीटा ले लो, ठीक है। तो आप जितने भी क्रिस्टल सिस्टम अभी देखेंगे बच्चे, जो मैंने अभी बताए थे 7 तरह के क्रिस्टल सिस्टम होते हैं, तो मैं अभी बताऊंगी जिसमें से एक क्या आपका क्यूबिक वाला सिस्टम, ठीक है। क्यूबिक वाला बहुत बेसिक होता है क्योंकि आप बचपन में पढ़ के आते हैं, आपको पता है ए बी सी जो उनकी एज लेंथ है, जिसको मैं इंटर एक्सियल डिस्टेंस कह रही हूँ, वो बराबर है, ए बराबर है बी के, बी बराबर है सी के, और एंगल अगर 90 है तो वहां पे आपका क्या बन जाएगा, क्यूब बन जाएगा। और कैसे कैसे जनरेट होंगे, हो सकता है किसी में ए बी सी के इक्वल, मतलब 2 इक्वल हो, 1 इक्वल ना हो सकता है कि तीनों इक्वल ना हो, है ना, हो सकता है कि एंगल जो है 90 डिग्री के बराबर ना हो, किसी और के बराबर ना हो। तो ये चेंज करके एंगल और डिस्टेंसेस हम क्या कर सकते हैं, अलग अलग क्रिस्टल सिस्टम यहाँ पे देखेंगे, ठीक है जी, बोलो हाँ या ना। ये देखो, ये आपके हैं बेसिकली 7 तरह के क्रिस्टल सिस्टम, देख रहे हो। एक बार मैं नाम बता देती हूँ, अभी इनको याद भी करेंगे, इनके एंगल कैसे याद करने हैं वो भी मैं बताऊंगी, इनके डिस्टेंसेस क्या याद रखने हैं, इक्वल है नहीं है, ये सारी चीजें हमें करनी है क्योंकि यहाँ से भैया क्वेश्चन आता है, आता ही है। हाँ जी बोलो मैम। वो 6 पैरामीटर्स आपने लिखवाए थे तो मैम ए बी सी हमारे पैरामीटर्स हो गए। हाँ 6 पैरामीटर है ना, 3 तो ये हो गए ए बी सी, जिसको मैं इंटर एक्सियल डिस्टेंस बोल रही हूँ, यू कैन आल्सो से एज लेंथ, और 3 आपके एंगल हो गए। तो ये 6 पैरामीटर डिफाइन करेंगे कि आपका 3D ज्योमेट्री क्या होगी, क्यूबिक होगी, टेट्रागोनल होगी, ऑर्थोरोम्बिक होगी, हेक्सागोनल होगी, ट्राइक्लिनिक होगी, मोनोक्लिनिक होगी, रोम्बोहेड्रल होगी, क्या होगी। इसकी अभी मैं शक्लें दिखा रही हूँ आपको, शक्लें जरा ध्यान से देख लो, देख रहे हो, क्योंकि अभी मैं आप लोगों को याद कराऊंगी याद कैसे करना है, क्योंकि सॉलिड स्टेट में बहुत सारी चीजें जो आपको डायरेक्ट याद करनी है, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। तो मैं आपको थोड़े दर्शन इसलिए करा रही हूँ ताकि आपके माइंड में चीजें जो हैं वो बैठ जाए, ठीक है। चलो करें फिर स्टार्ट, चलो ये लिख लो एक बार, इसको लिख लो क्योंकि मैं इसको इरेज करने वाली हूँ, है ना, क्योंकि आगे में, ठीक है, इसको इरेज कर दूं मैं, ठीक है। चलो यहाँ पे लिखो 7 क्रिस्टल सिस्टम है हमारे पास बच्चे। इस हाँ सीधा क्वेश्चन आता है, कोई घुमा के नहीं देता एग्जामिनर, तो मैं बोल रही हूँ फ्री के 8 नंबर है, ले लो। बस 6 लेक्चर का आई थिंक ये, हाँ 6 या 5 लेक्चर में हो जाएगा, कंप्लीट करा दूंगी, ठीक है। तो बस जितना मैं करा रही हूँ उतना भी कर लोगे तो बहुत है तुम लोगों के लिए, ठीक है। तो 7 क्रिस्टल सिस्टम। अब देखो तुम्हें याद कैसे करना है, तुम अलग अलग यूट्यूब सॉरी अलग अलग यूट्यूब चैनल्स पे जाओगे, अलग अलग ट्रिक्स है बच्चे इसको याद करने के लिए, है ना। जैसे मैंने कर रखी है मैं उसको वैसे बताऊंगी आप लोगों को। अगर आपको लगता है कि नहीं मैम वाली तो मुश्किल है, तो बेटा यूट्यूब पे दुनिया जहान की है वो कर। मैंने यूट्यूब वाली इसलिए नहीं कर रखी क्योंकि मैंने अपनी तरीके से ही कुछ बनाया हुआ है, उसका मतलब कोई मीनिंग नहीं है जो मैंने बनाया हुआ है, तुम अभी देखोगे। तो देखो मैंने कैसे लर्न किया हुआ है, सी टी
O M T T H। कैसे किया हुआ मैंने? CTO MTTH, CTO MTTH लिखना चैट बॉक्स में, जैसे मैंने बोला है CTO MTTH, क्योंकि ऐसे करोगे तो फायदे में रहोगे। CTO मैंने ऐसे ही किया हुआ है। कोई बच्चा क्यू टावर मदर के से भी करता है, बट मेरे को ऐसे सही लगता है, इसको करने में आसानी भी होती है, सारी चीजें याद भी रहती है। फिर से बोल रही हूँ, CTO MTTH, CTO MTTH। मुश्किल तो नहीं है, हो जाएगा याद मैम, हो भी। ठीक है, यहाँ पे अपन डालेंगे एक्सियल डिस्टेंस, ठीक है जी। यहाँ पे अपन डालेंगे एक्सियल एंगल, और यहाँ पे अपन डालेंगे ब्रेविस लैटिस। अभी बताऊंगी क्या होता है ना, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। ठीक है, चलो CTO MTTH। मैम C4 क्यूबिक, C4 क्यूबिक। अभी मेरे साथ ही लर्न करो ये टेबल। C4 क्यूबिक, T4 टेट्रागोनल, टेट्रागोनल, O4 ऑर्थोरोम्बिक, ऑर्थोरोम्बिक, M4 मोनोक्लिनिक, मोनोक्लिनिक, मोनोक्लिनिक के साथ उसका भाई भी आएगा, फिर आएगा ट्राइक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक, फिर आएगा ट्राइगोनल। इसको आप रोम्बोहेड्रल भी बोल सकते, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ रोम्बोहेड्रल। ठीक है, कई बार एग्जामिनर रोम्बोहेड्रल के नाम से भी क्वेश्चन दे देता है। और लास्ट है बच्चों तुम्हारा हेक्सागोनल। जल्दी लर्न करो इसको, फिर आगे चलते हैं। क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक, ट्राइगोनल और रोम्बोहेड्रल, और लास्ट है अपना हेक्सागोनल। तो देयर आर टोटल कितने टाइप ऑफ सिस्टम? 7 टाइप ऑफ सिस्टम। कैसे बनाया इनको? इनकी देखी डिस्टेंस क्या होगा, एंगल क्या है, तो हमने बनाया। ठीक है, चलो जी, अब मैम लर्न करना है हमें तो। ठीक है, तो सबसे पहले आओ, कैसे लर्न करवाऊंगी तुम्हें, इधर आओ। क्यूबिक में सब बच्चों को पता है ABC बराबर होते हैं, क्योंकि ये बहुत सिंपल होता है, इसलिए मैंने इसको सबसे ऊपर लिखवाया। ABC तीनों क्या होते हैं बच्चे? बराबर होते हैं। अब क्या करना है तुम्हें, राइट हैंड साइड से शुरू होना, इसको नॉट इक्वल कर दो, AB तो बराबर कर दो, C को अनइक्वल कर। जैसे मैं कह रही हूँ वैसे करना, अपना दिमाग मत लड़ाना। मैं AB को नहीं कर सकते, जैसा मैं बोल रही हूँ वैसे। वैसे कर तो आप किसी को भी सकते हो, किसी दो को अनइक्वल कर सकते हो, बट ऐसे ही करना आप। ठीक है, इधर आओ। उसके बाद ऑर्थोरोम्बिक में क्या है, तीनों को ही अनइक्वल कर दो। समझ में आया क्या किया मैंने? पहले मैंने तीनों को बराबर किया, फिर आई नीचे मैंने एक अनइक्वल किया, फिर मैंने तीनों अनइक्वल कर दिए। अब क्या करने हैं, मोनोक्लिनिक भी तीनों अनइक्वल ही रखने हैं तुमको, और ट्राई क्लिनिक भी तुम्हें तीनों ही अनइक्वल रखने हैं। इतना क्लियर है? कोई मुश्किल तो नहीं आ रही है? ठीक है, अच्छा। उसके बाद है, दोबारा से फर्स्ट वाले पे चले जाओ। क्यूबिक कैसा लिखा था हमें? तीनों बराबर है, तीनों बराबर लिख दो। उसके बाद नीचे वाला जैसा है इसको ऐसे लिखो। बताओ कोई मुश्किल है तो बताओ। बढ़िया, चलो अब हम आते हैं एंगल्स पे। एंगल क्या है? अल्फा, बीटा, गामा तीनों बराबर होते हैं और तीनों 90 के इक्वल होते हैं। एंगल भी बराबर होते हैं, और वो किसके बराबर होते हैं? 90 डिग्री। अब ये तीनों एक जैसे हैं, अल्फा बीटा गामा 90, और ये भी अल्फा बीटा गामा 90। खत्म कहानी। ठीक है, मोनोक्लिनिक का बच्चों थोड़ा सा मुश्किल लगता है बच्चों को, क्योंकि मुझे भी लगता था, इसलिए मैं एज्यूम कर रही हूँ कि लगता होगा तुम लोगों को भी। अभी मैं बता रही हूँ इसमें क्या होता है बच्चे, दो एंगल तो 90 के बराबर होते हैं, वैसे तो कोई भी दो हो सकते हैं, और एक जो तीसरा वाला होता है वो 90 के बराबर नहीं होता। नहीं होता है, कोई और एंगल होता है, हमें नहीं पता वो कौन सा होता है, नाम याद करने की जरूरत भी नहीं है। राइट, ट्राइक्लिनिक बहुत सिंपल होता है, ना ही तो एंगल बराबर होते हैं इसके, और ना ही वो किसके बराबर होते हैं, 90 डिग्री के, 90 डिग्री के बराबर होते हैं। ठीक है जी, यस। ओके। नितिका नहीं आई है क्या? नितिका, कौन नहीं आया आज? बहुत बच्चे नहीं आए। ठीक है, ओके। ट्राइगोनल में क्या होगा बच्चे? ट्राइगोनल में अल्फा बीटा गामा बराबर होंगे, बट वो 90 के बराबर नहीं होंगे। इसमें भी थोड़ा सा बच्चों को प्रॉब्लम आती है। अल्फा हेक्सागोनल में क्या होगा? अल्फा बीटा तो 90 के होंगे, और एक किसके बराबर होगा? 120 डिग्री के बराबर होगा। ये इजी होता है, मेन बच्चे थोड़ा सा इसमें फंसते हैं।
मोनोक्लिनिक और ट्राई, जल्दी से लर्न कर लो क्या बोल रही हूँ मैं। पहले 3 अल्फा बीटा गामा भी बराबर है, 90 के भी बराबर है, 90 डिग्री के। मोनोक्लिनिक में क्या होता है, 2 90 डिग्री के बराबर है और 1 90 डिग्री के बराबर नहीं है। ठीक है। ट्राई क्लिनिक में ना तो एंगल बराबर होता है और ना ही वो 90 डिग्री के होते हैं। ट्राइगोनल में क्या होता है, एंगल तो बराबर होते हैं बट वो किसी और एंगल के होते हैं, 90 के तो नहीं होते हैं। हेक्सागोनल में 2 90 के होते हैं और एक किसका होता है, 120 का होता है। ठीक है, Yes. ओके, बहुत बढ़िया। उसके बाद है ब्रेविस लेटिस क्या होते हैं, यहाँ पे आप मैम? लिखो। हाँ जी, मैम जो ट्रायगोनल है ना उसमें ना मेरी बुक में ना जो एक्सियल डिस्टेंस है ना वो a इज इक्वल टू बी और b नॉट इज इक्वल टू सी दे रखा है। अच्छा एक सेकंड मैंने गड़बड़ कर दी है क्या, एक मिनट को मैं चेक कर लेती हूँ। क्या बोला तुम्हारी बुक में, नहीं मैंने ट्राइगोनल, ठीक है। ट्राई क्लिनिक में तो यही लिखा है आपने। नहीं, ट्राई क्लिनिक का तो ठीक है, ओके ठीक है, सही बोल रहे हो बेटा तुम। एक बार एनसीईआरटी से क्रॉस चेक कर लेना बेटा, ठीक है। मैम तीनों इक्वल दिए हैं रोड। मैम यस, b इज इक्वल टू a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू c ऐसे दिया। पहले मेरे को एनसीईआरटी का देख के बताओ क्योंकि मेरे को थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है इसमें। मैम एनसीईआरटी का ही है ट्रायगोनल। ठीक है, मैम हेक्सागोनल में एक इक्वल टू बी दिया है और नॉट इक्वल टू सी। मतलब ठीक ही लिखा था, राइट। Yes, मैम ma'am. एनसीईआरटी में a b और c b C इसके equal ही है। दे रखा है, c नॉट इक्वल। ठीक है ना, ये मतलब सॉरी ठीक लिखा सही है, हुआ है मैम। ना। नो मैम, c नॉट इक्वल है। किसमें, ट्राइगोनल में? यस मैम। भाई सब मैम equal दिया है। अलग बोल रही है क्या? इक्वल दिया है मैम ये। मेरे बुक में तो मैम सेम ही है तीनों ट्रायगोनल में। मेरे भी। मैम ट्रायगोनल और न्यू टेट्रागोनल एनसीईआरटी तो नहीं है। अरे तुम क्या कर रहे हो, ट्राइगोनल देख लो, सही लिखा है, मैम। टेट्रागोनल देख रहे हो? मैम सही है, मैम, ट्रायगोनल सही देख है। रहे हैं। मैम तीनों इक्वल दिए हैं ट्रायंगल में। ठीक है ना, मतलब। चलो ओके ठीक है, जैसे मैंने याद करवाया था वैसे ही करे भाई। देख लो टेट्रागोनल देख लो, तुम ट्राइगोनल देख रहे हो, ठीक है चलो, हो जाएगा ये। अच्छा अब मैं बोल रही हूँ ब्रेविस लेटिस, है ना। अब ब्रेविस लेटिस में क्या आएंगे, आपके यूनिट सेल आएंगे। अभी मैंने आपको बताया नहीं है कि कौन कौन से टाइप के यूनिट सेल पढ़ेंगे, वो भी मैं बताऊंगी, बस 2 मिनट रुको। तो इसमें कौन से होते हैं बच्चे, क्यूबिक वाले में आपके 3 यूनिट सेल होते हैं। कौन कौन से, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, अभी पूरा फुल फॉर्म मत लिखो, मैं लिखवाऊंगी। सिंपल क्यूबिक होता है, बीसीसी होता है, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, और एक होता है फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। अभी सिर्फ ऐसे इसकी शॉर्ट फॉर्म लिख लो, अभी हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे कि किस कैसे यूनिट सेल है। क्या होते हैं क्यूबिक में, एससी, बीसीसी, एफसीसी। एससी बोले तो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, बीसीसी बोले तो बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, एंड एफसीसी बोले तो फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। ठीक है जी, अच्छा। यस मैम। उसके बाद जो टेट्रागोनल है इसमें 2 ही होते हैं, मैम ये लर्न करना है बिल्कुल, यहाँ से क्वेश्चन आता है। सिंपल क्यूबिक और बीसीसी आता है। ऑर्थोरोम्बिक में क्या आता है, देखो नाम से इतना बड़ा है ना तो इसमें सारे आ जाएंगे, एससी भी आ जाएगा, बीसीसी भी आ जाएगा, फेस सेंटर्ड भी आ जाएगा। एक होता है एंड सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, वो भी इसमें आ जाता है। क्या नाम है, एंड सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, ये भी इसमें ही आ जाता है। मोनोक्लिनिक में क्या होता है, मोनोक्लिनिक में 2 होते हैं, सिंपल क्यूबिक एंड सेंटर्ड, और बाकी सब में एससी, एससी और एससी। तो टोटल कितने ब्रेविस लेटिस हैं तुम्हारे, 4। 4 कहाँ, सारे को टोटल करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 14 है। यस मैम। समझे क्या बोली, 7 यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ डायरेक्ट, आप नीट की पीवाईक्यूज उठा के देखेंगे। टोटल क्रिस्टल सिस्टम कितने हैं, 7। कितने हैं, 7। टोटल ब्रेविस लेटिस कितने हैं, 14। और ऐसा कौन सा क्रिस्टल सिस्टम है जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ यूनिट सेल आते हैं, या यू कैन हाँ कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ यूनिट सेल आते हैं। ठीक है जी, अच्छा। और क्या क्वेश्चन आता है कि मोस्ट सिमेट्रिकल क्रिस्टल सिस्टम कौन सा है, क्यूबिक। मोस्ट सिमेट्रिकल कौन सा है, क्यूबिक है। ठीक है जी। मोस्ट अनसिमेट्रिकल कौन सा है, ट्राइक्लिनिक। छोटी चीजें हैं जो आप लोगों को इस पूरे टेबल में पता होने चाहिए। अब वो आपसे ये भी पूछ लेंगे कि आपको एक्सियल डिस्टेंस और एक्सियल एंगल दे देंगे, पूछेंगे बताओ भाई कौन सा क्रिस्टल सिस्टम, समझ रहे हो। तो ऐसे टाइप के जो है इससे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है जी, क्या समझ में आया, बना दोगे। कोई आपसे पूछे तो CTO, CTO, MTTH, बस इतना ध्यान रखना है। अच्छा
एक क्वेश्चन आया था पहले, पता नहीं जेई में आया था, नीट में आया था, उसमें ये बोला था कि मैच बॉक्स की ज्योमेट्री कैसी है। मैच बॉक्स की अगर आप थोड़ा एज्यूम करेंगे मैच बॉक्स को, तो वो थोड़ा सा आपको दिखेगा, देखो ना, ऑर्थोरोम्बिक जैसा दिखेगा, थोड़ा क्या ऑर्थोरोम्बिक जैसा ही होता है, देखो। हाँ मैम ऐसा ही होता है, सेम। ठीक है, उसमें क्या होता है, ए बी सी जो होते हैं बराबर नहीं होते, अल्फा बीटा गामा तीनों क्या होते हैं, एंगल बिल्कुल सेम। तो मैं यहीं पे लिख दूं ताकि जब तुम नोट्स पढ़ो तो तुम्हें दिमाग में आ जाए। Yes, ma'am. ठीक है, ये आया हुआ तो मैंने तुम्हें बता दिया। मैम मोनोक्लिनिक और ऑर्थोरोम्बिक में डिफरेंस क्या है मैम? सेम ही दिख रहा है। नहीं नहीं सेम नहीं है बच्चे, यहाँ पे देखो ऑर्थोरोम्बिक में एंगल बराबर है, इसमें देखो दो बराबर है 90 डिग्री के, लेकिन तीसरा नहीं है 90 के बराबर। दिख रहा है, दिख रहा है, CTOMTTH। चलो बहुत बढ़िया, आगे चलें। चलो यहाँ से अगर किस्मत अच्छी हुई तो यहाँ से 4 नंबर का क्वेश्चन तुम लोगों का बन जाएगा। चलो आगे चलते हैं। ओके, ये तो था। अभी मैंने आपको क्या बताया था, ये देखो इधर आओ, भूल मत जाना पढ़ क्या रहे हैं। एक हमने पढ़ा था टाइप्स ऑफ यूनिट सेल ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिफरेंशिएट। 7 तरह के क्रिस्टल सिस्टम है, 14 यहाँ पे लिख देती हूँ, 14 क्या थे हमारे पास, ब्रेविस लैटिस। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ पार्टिकल की यूनिट सेल में पार्टिकल्स को, या एटम बोल दो, आयंस बोल दो, मॉलिक्यूल्स बोल दो, मैं पार्टिकल्स बोल रही हूँ जनरली, इसको किस तरह से अरेंज किया गया है वो हम बात करेंगे। ठीक है, तो बेसिकली अब यूनिट सेल को 2 हिस्सों में क्लासिफाई किया गया है, प्रिमिटिव, और मैं इसको यहाँ पे लिखना चाहूंगी, सेंटर्ड ना लिख के मैं इसको लिखना चाहूंगी नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल। नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल। ठीक है जी, आजो जी। अब थोड़ा सा इमेजिनेशन भी चलेगा यहाँ पे, पहले लिख लेते हैं फिर इमेजिन भी करवाती हूँ मैं तुम्हारे लिए। 3D वो भी लाई हूँ, अभी तुम्हें मॉडल भी दिखाऊंगी, मतलब मेरे पास नहीं बने हुए, गूगल पे सर्च मारा मैंने। ठीक है, तो प्रिमिटिव यूनिट सेल क्या होते हैं, इन विच पार्टिकल्स, लिखो, इन विच पार्टिकल्स प्रेजेंट एट कॉर्नर ओनली। ठीक है, अगर मेरा यूनिट सेल में क्यूब कंसिडर कर रही हूँ बच्चे, इसको ध्यान से देखना, एक बार बना सकते हो अपनी नोटबुक में, मन कर रहा है तो। ठीक है, देख रहे हो, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे प्रिमिटिव यूनिट सेल में क्या होता है, जो पार्टिकल्स होंगे, इसको आप लैटिस पॉइंट भी बोलते हो। ठीक है, वो किस पे होंगे आपके बच्चे, सिर्फ और सिर्फ कॉर्नर्स पे होंगे। ये होता है आपका प्रिमिटिव यूनिट सेल, और इसको आप क्या बोलते हो, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल भी बोलते हो, अभी आएंगे आगे। ठीक है, नॉन प्रिमिटिव में क्या होते हैं, इन विच पार्टिकल्स present at corner as well as present on body center और फेस सेंटर। या एक काम करते हैं, इसको मैं 2 पार्ट में डिवाइड कर देती हूँ, तुम्हारे लिए इजी रहेगा। नॉन प्रिमिटिव में आएंगे, FCC आएगा बच्चे, फेस सेंटर, लिखो फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, और BCC लिखो, फेस सेंटर्ड मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, और BCC क्या है, बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल। इसके अलावा 2 और भी होती है, मैं बता दूंगी, बट मेन यही है अपनी। इसके अलावा एक एज सेंटर्ड होती है और एक एंड सेंटर्ड होती है, मैं बता दूंगी, बट मेन यही है अपनी। ठीक है, अच्छा, FCC में क्या होता है बच्चे, कि आपके जो पार्टिकल्स हैं वो कॉर्नर्स पे भी होते हैं प्लस फेस सेंटर पे भी होते हैं। कितने होते हैं क्यूब के फेस, पता है ना, 6। BCC में क्या होते हैं, BCC में कॉर्नर्स पर भी होंगे आपके पार्टिकल्स, प्लस बीच में भी होगा, यानी कि बॉडी सेंटर में भी होगा। मैम कैसे कैसे होंगे दिखाओ हमें, तो ये अभी ये लिख लो, अभी मैं आपको जस्ट दिखाऊंगी, इमेजिन भी करवाऊंगी कि कैसे कैसे क्या होगा। ठीक है, लिख लिया सभी ने? यस मैम। ठीक है, ओके। प्रिमिटिव क्या प्रिमिटिव यूनिट सेल को आप सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल भी बोल सकते हैं, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, जिसको मैंने क्या लिखवाया था, SC लिखवाया।
ठीक है, SCC लिख लो, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। ठीक है जी, Yes. आगे चलो अब आओ, अब थोड़ा इमेजिन करना पड़ेगा, थोड़ा सा अपना ये खोल के बैठना। आज देखो बच्चे, अगर मैं सिंपल ओपन स्ट्रक्चर दिखाऊं तो ऐसा तुम्हें बहुत आसान लगेगा देखने में, तो है ना, कॉम्प्लिकेटेड कुछ है ही नहीं। कि प्रिमिटिव यूनिट सेल में मैंने क्या बताया बच्चे आपको, कि जो एटम्स होंगे आपके वो क्या होंगे, मैं किसकी बात कर रही हूँ मैं, देखो ना पूरे लैक्टिस में से एक यूनिट सेल की डिस्कशन कर रही हूँ आप लोगों के साथ, है ना? ठीक है, अच्छा तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है कि 8 कॉर्नर पे कितने एटम्स है, 8 है, 8 yes ma'am 8 एटम्स एट 8 कॉर्नर। ठीक है, अब यहाँ पे आओ, ये क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे ये लिखा हुआ है बच्चे, पहले तो मेरी बात ध्यान से सुनना, जो आपका सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल होता है, जिसको आप प्रिमिटिव यूनिट सेल भी बोल सकते हो, क्योंकि सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में क्या होता है बच्चे, कि जो आपके एटम्स होते हैं वो सिर्फ कॉर्नर पे प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि हमारे क्यूब में, क्योंकि मैं यूनिट सेल यहाँ पे क्यूब कंसिडर करके चल रही, ठीक है जी और नाम भी क्या, सिंपल क्यूबिक है। ठीक है, तो यहाँ पे जो कॉर्नर्स हैं उस पे 8 एटम है। ठीक है, अच्छा, और जो ये एटम्स आपको तो दूर दूर दिख रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में जो SCC होता है सिंपल क्यूबिक में, उसमें ये एटम्स क्या होते हैं, आपस में एक दूसरे को क्या कर रहे होते हैं बच्चे, टच कर रहे होते हैं, मतलब इस तरीके से होते हैं। मतलब वो थोड़ा सा फिगर सही नहीं बना हुआ, लेकिन एक दूसरे को क्या कर रहे होते हैं बच्चे, टच कर रहे होते हैं। देख रहे हो, ये आपको दूर दूर दिख रहे हैं, लेकिन जब भी मैं आपको दिखाऊंगी 3D मॉडल तो आपको दिखेगा कि ये क्या कर रहे हैं, आपस में एक दूसरे को टच कर रहे होंगे, ये वाले, ये ऐसे इस तरीके से दिख रहा है। yes ma'am चलो अब बात करते हैं आगे, जैसे आप जिस रूम में बैठे हो ना, उसका एक कॉर्नर पकड़ो, पकड़ लिया, जिस रूम में बैठे हो, मैं ये वाला कॉर्नर पकड़ के लिया अपने रूम का, तुम भी पकड़ लो। अगर मान लो मैं यहाँ पे क्या रखूं, एक एटम रख दूं, एक एटम रख दूं, ठीक है, जनरली हम एटम को इसमें स्फीयर कंसीडर करके चलेंगे। तो मैं ये देखना चाहती हूँ, जो मैंने देखो, जैसे मैं इमेजिन करूँ, आप भी करो, जो ये मेरे पास कॉर्नर है, मतलब जहाँ पे मैंने एक एटम रखा है, वो यूनिट सेल का कितना हिस्सा कंट्रीब्यूट कर रहा है, मतलब वो एक यूनिट सेल में उस एटम का कितना पार्ट मुझे दिखाई दे रहा है। तो मुझे कितना पार्ट दिखाई देता है बच्चे, 1/8। अब मैम ये इमेजिन करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है, देखो मैं आप लोगों के लिए फिगर भी लाई ताकि थोड़ा सा इमेजिन कर पाओ। ये देखो, इधर आओ, ये देखो, ये पूरा लैटिस बना हुआ है, देख पा रहे हो आप, yes ma'am ये देखो, ये पूरा आपको एटम दिखाई दे रहा है। तो देखो, ये देखो, उसके जो नेबर के 8 क्यूब है, ये देखो सब में शेयर्ड है, दिख पा रहा है आपको। यानी कि अगर मैं यहाँ पे बैठी हूँ और इस कॉर्नर पे जो मैंने कहा एटम रखा है, तो मुझे उसका कितना पार्ट दिखेगा, मुझे उसका 1/8 पार्ट दिखेगा। ऐसे ऐसे जो 8 कमरे होंगे, हर किसी को उसका क्या दिख रहा होगा, 1/8 पार्ट दिख रहा होगा। जैसे तुम्हें दिख रहा है ये क्यूब, ये देखो, ठीक है, एक ये 1 वाला है, ठीक है, एक इसके साइड वाला ले लो, ठीक है, और एक ये देखो जो 2 वाला दिख रहा है आप लोगों को, ये वाला ले लो, ठीक है, ठीक है, ये 1 वाला हो गया, ये 8 वाला हो गया, एक इसके आगे वाला, एक इसके आगे वाला, 4 और 4 इसके ऊपर रख दो। समझ रहे हो, इस तरह से क्या होगा, आपका एक एटम जो है 8 नेबरिंग क्यूब में क्या करेगा, वो शेयर होगा। ठीक है जी, तो क्या तुम्हें यहाँ पे समझ में आ गया कि एक एटम का कंट्रीब्यूशन कितना है एक यूनिट सेल में, 1/8 पार्ट है, 1/8 पार्ट है। ठीक है, अभी मैं इसको तुम्हें 3D मॉडल सारे दिखा दूंगी, टेंशन मत लो, बस एक बार पढ़ लो, सारे दिखा दूंगी। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चे अब बात क्या आती है, यहाँ पे हम पहले सीखेंगे, फिर हम इसके कुछ पॉइंट्स बनाएंगे, ताकि वो पॉइंट्स जो हैं आप जब रिवाइज करो तो आपको ध्यान रहे। ठीक है, चलो जी, तो सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे मैंने ये लिख दिया कि 8 एटम्स प्रेजेंट हैं 8 कॉर्नर्स पे। देख रहे हो बच्चे, मतलब अगर आपसे ये पूछे कि इस यूनिट सेल को बनाने के लिए कितने एटम लगे, तो आप 8 ही लोगे ना, 8 ही लोगे हर कॉर्नर पे एक, हालांकि वो 1/8 दिख रहा है। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद सेकंड पॉइंट है शेयरिंग, शेयरिंग ऑफ कॉर्नर, कॉर्नर को शेयर कितना कर रहा है, 1/8। ठीक है, उसके बाद मैं यहाँ पे निकालूंगी Z इफेक्टिव,
Z इफेक्टिव बोले तो लिखो नंबर ऑफ एटम, लिख लो टोटल नंबर ऑफ एटम, टोटल नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल, पर यूनिट सेल। ठीक है, क्या बोल दिया मैंने, Z इफेक्टिव है, वो नहीं है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज नहीं, ये अलग है, डिफरेंट है। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ एटम कितने होंगे पर यूनिट सेल में वो आपको देखना है। तो बच्चे टोटल एटम कितने थे 8, एक का कंट्रीब्यूशन कितना है 1 by 1/8 तो कितने हो जाएंगे 1 कि एक यूनिट सेल में, ये देखो ना, ये दिख रहा है आपको 4 करके ये आधा बनेगा और ये आधा बनेगा, तो कितना हो जाएगा 1, दिख रहा है सबको? yes ma'am ठीक है, अच्छा उसके बाद आता है एक आप लोगों के लिए नेक्स्ट पॉइंट है कोऑर्डिनेशन नंबर। पूरा लिख देती हूँ, फिर कहोगे मैम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हो। कोऑर्डिनेशन नंबर, कोई मुझे बताएगा कोऑर्डिनेशन नंबर कभी सुना है तुम लोगों ने? yes सुना ma'am है? कोऑर्डिनेशन कोऑर्डिनेशन नंबर आप क्या बोलते हो? नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर एटम्स। yes ठीक है, नियरेस्ट साथ वाला, बिल्कुल साथ वाला पड़ोसी है ना। जैसे अगर मान लो मेरे पास ये है, ठीक है, और मैं आपसे ये पूछूं कि ये जो बीच वाला मेरा स्फेयर है इसको कौन टच कर रहा है, कितने बंदे टच कर रहे हैं? दो। एक ये कर रहा है, एक ये कर रहा है, तो ये क्या हो गया, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया 2। अब मुझे ये देखना है बच्चे, अगर मान लो इधर अगर मान लो मैं ये वाला एटम पकड़ लूं, कोई भी पकड़ लो तुम कॉर्नर का, इसको कितने एटम टच कर रहे होंगे वही इसका क्या होगा बच्चा, coordination कोऑर्डिनेशन नंबर होगा। ठीक है, चलो भाई आओ बता 3 दो। हो गया। हाँ जी, नहीं 3 नहीं होगा, 3 कैसे होएगा? 7 होगा। 8 शेयर करें, इधर आओ इधर आओ इधर आओ, 7 होगा। 7 भी नहीं होगा, 6 होगा हाँ 6 होगा। इधर आओ, इसको पकड़ लिया मैंने, पकड़ लिया, अब आओ इसको, ये देखो ये वाला करेगा, यस और मैंने आपको बोला ना आपस में टच करें, तो मैंने आपको समझाने के लिए दिखाया दूर दूर ताकि आप समझो। ठीक है, एक ये वाला कर रहा होगा, लिख दूं 1 2, और एक ये नीचे वाला 3 3। ठीक है, अब ये इसकी मान लेते हैं एज लेंथ ए है, तो ये भी ए होगा क्योंकि मैंने कहा था तीनों बराबर होते हैं, है ना जी। तो एक मुझे, अगर मैं इधर ए डिस्टेंस पे जाऊंगी, इस साइड जाऊंगी, तो मुझे एक एटम मिलेगा ए डिस्टेंस पे, इस साइड जाऊंगी तो, हाँ या ना, उसको भी टच कर रहा होगा ये। ऊपर जाऊंगी ए डिस्टेंस पे, तब भी मुझे एक एटम मिल रहा होगा जो इसको टच कर रहा होगा। इधर जाऊंगी तो भी मुझे क्या होगा, ए डिस्टेंस पे मिल रहा होगा जो इसको टच कर रहा होगा। तो इसको टच करने वाले कितने एटम्स हैं? 6 एटम्स हैं। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो गया? 6। ये तो अभी मैं समझा रही हूँ, मुझे पता है आने वाले 5 दिनों में भूल जाओगे। तो ये वाली ऐसी चीजें हैं जो आपको दिमाग में याद ही रखनी पड़ेगी। क्या जी, सबसे इजी होता है बॉडी सेंटर्ड, सबसे कॉम्प्लिकेटेड होता है फेस सेंटर्ड, जिसको भी मैं ट्राई करूंगी समझाने का। ठीक है, तो सिंपल क्यूबिक के बारे में क्या क्या बातें पता चल गई कि टोटल नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल एक ही होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? 6 होगा। ठीक है जी। अच्छा, अभी रिलेशन बिटवीन ए एंड आर वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में जब मैं पैकिंग फ्रैक्शन वगैरह कराऊंगी तो वहां आपको बताऊंगी। ठीक है, अभी जितना करवाया है उतना ही ध्यान रखो। ठीक है, ये करने के बाद जब अपना क्लास ओवर होगा तब मैं आपको 3D मॉडल से बताऊंगी ताकि आपको बिल्कुल चीजें एकदम से क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। ठीक है, अभी सिंपल क्यूबिक में आपको क्या करना है, जो ये मैंने 2 एटम प्लेस किए हैं वो आपस में क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को बच्चा टच कर रहा है। समझ रहे हो मेरी बात? आपस में क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को टच कर रहे हैं। आपको ये इसमें तो मैंने आपको समझाने के लिए दिखाया है दूर दूर, ताकि आप चीजों को विजुअलाइज कर पाओ कि एक्चुअल में कैसा। ठीक है, चलो आगे चले। चलो उसके बाद है, आ जाओ फेस सेंटर्ड। क्या है बच्चे? नाम मत भूल जाना, इसका भी नाम से तो तुम्हारा रिश्ता जुड़ना स्टार्ट हुआ है, पूरे चैप्टर में सिर खाएंगे ये। फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, यानी कि मैम आपने कहा था इसमें कि कॉर्नर्स पे भी होंगे। ये बहुत ही ऐसे बोलते ना, इसमें बस कोऑर्डिनेशन नंबर थोड़ा सा इमेजिन कर पाना मुश्किल होता है, बट मैं करवाऊंगी, और वैसे सिंपल होता है। कॉर्नर्स प्लस फेस सेंटर पे होंगे। ठीक है जी, आ जाओ। तो यहाँ पे क्या होंगे बच्चे, हमें पता है 8 कॉर्नर्स है, तो 8 एटम्स प्रेजेंट होंगे 8 कॉर्नर पे। बोलो हाँ या ना? yes ठीक है जी, प्लस 6 एटम्स प्रेजेंट होंगे किस पे, फेस सेंटर पे। ठीक है मैम, बहुत बढ़िया। अब आओ इधर,
अब हमें यहाँ पे क्या निकालना है, बेसिकली शेयरिंग देखनी पड़ेगी। शेयरिंग एट कॉर्नर अगर मैं बताऊं तो कितना होगा, 8 कॉर्नर है, 8 एटम है और एक का कंट्रीब्यूशन 1/8, मतलब एक कितना कर रहा है 1/8 है ना। अगर मैं यहाँ पे एटम रख दूं तो मुझे उसका कितना हिस्सा दिखेगा, 1/8 दिखेगा। ठीक है, अगर मैं बात करूं शेयरिंग एट फेस सेंटर, ये तो तुम भी बता दोगे मुझे, शेयरिंग एट फेस सेंटर। एक बार बताओ, अपने जहां रूम में बैठे हो उसका एक फेस पकड़ लो, पकड़ लिया? Yes, पकड़ लिया, जल्दी बोलो। यहाँ पे मैं एक एटम रख, मुझे ये दिख रहा है एक एटम, तो आपको उसका कितना हिस्सा दिखेगा अपने रूम में? आधा। एक रूम में आपका वॉल है, वॉल का फेस है, वो 2 रूम के लिए कॉमन है ना वो वॉल, है ना। एक तो ये वाली और इसका बाजू वाला कमरा, है ना। तो आधा मुझे यहाँ दिखेगा, आधा जो बाजू वाले कमरे में बैठा होगा आधा उसको दिखेगा हिस्सा एटम का, हाँ या ना? Yes. इमेजिन कर पा रहे? ये देखो यहाँ पे भी आपको दिख रहा होगा, ठीक है। इसका सिर्फ आधा ही दिखेगा उस यूनिट सेल पे, ठीक है। तो टोटल कितने हैं, 6, कंट्रीब्यूशन कितना है, हाफ, ठीक है। तो अगर मुझे Z इफेक्टिव निकालना हो तो Z इफेक्टिव कैसे निकालूंगी, मतलब टोटल नंबर ऑफ एटम इन यूनिट सेल या टोटल नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल। तो कॉर्नर पे होंगे 8 × 1/8 प्लस हाफ × 6, तो कितने हो गए, 4। जल्दी बोलो, बढ़िया चल रहा है अभी तक? चलो, अब आती है बात, महाभारत आती है कोऑर्डिनेशन नंबर निकालने में। पहले मैं आपको डायरेक्ट लिखवा दूं, कोऑर्डिनेशन नंबर लिख लो, एफसीसी में 12 है। अगर मान लो मैं कोई भी फेस सपोज ये वाला कंसिडर कर लेती हूँ, ये वाले फेस का एटम, तो वो 12 आइटम से टच करता है। मैम कैसे करता है वो मैं बताती हूँ, अभी पहले लिख लो ये वाली चीज, है ना, मैं बताती हूँ। लिख लिया? लिख लिया, चलो आ जाओ आप। ये देखो, ये मैंने बना रखा है आप लोगों के लिए, कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना है, आ जाओ। थोड़ा सा इमेजिन भी करते हुए चलना। कौन सा कलर लूं मैं इसमें, व्हाइट ले लेती हूँ, व्हाइट तो नहीं दिखेगा, ब्लू ले लेती हूँ। इधर देखो, ये देखो, ये मैं मान रही हूँ, ये देखो, ये मेरा क्यूब का फेस है, इस पे पर्पल वाला एटम रखा हुआ, देख पा रहे हो? मतलब मैं वो ऊपर वाला फेस कंसिडर करूँ, तुम इमेजिन भी करके चलना, ठीक है जी। चलो, अब जो मैं ऊपर, तुम भी देखते जाओ ऊपर, ठीक है। जो ऊपर वाले फेस में मैंने एटम रखा है वो किस किस को टच करेगा, एक तो जैसे मान लो ये वाला कंसिडर कर लेते हो, ये वाला है यहाँ पे रखा हुआ है, तो वो किससे टच करेगा, जो इसके ये 4 कॉर्नर्स वाले उसको टच मारेगा। Yes, ma'am. अब मेरी बात ध्यान से सुनना, इधर आओ, इधर आओ। अब आप ये मत कहना कि ये दोनों बराबर हैं, मतलब सॉरी, दोनों आपस में टच कर रहे हैं, नहीं, 2 कॉर्नर अब टच नहीं कर रहे, क्योंकि उनके बीच में क्या आ गया, और एटम्स आ गए, उनके बीच में और एटम्स आते वो दूर हो गए हैं, कॉर्नर वाले एटम, ठीक है, अभी वो टच नहीं कर रहे हैं, ठीक है जी, समझ पा रहे हो? चलो, ये तो था आपका ये, यानी कि जो मैं ऊपर वाला फेस देख रही हूँ वो तो अपने फेस के 4 कॉर्नर से टच कर रहा है, जैसे ये देखो 1 2 3 4 दिख रहा है आपको, चलो ठीक है। और किससे टच करेगा वो, इधर देखो, इधर देखो, अपने साथ वाले एडजेसेंट फेस से, ये देखो ऊपर वाली वॉल है उसके साथ वाली, ये वाली हो जाएगी लेफ्ट हैंड साइड, और ये राइट हैंड साइड दिख रहा है, ये देखो ये वाली और ये 7 वाली दिख रही है। Yes, ma'am. एक पीछे वाली, एक सामने वाली, फ्रंट बैक दिख रहा है, Yes, ma'am. है ना। मैंने ऊपर वाला लिया ना, वो नीचे, जो नीचे फ्लोर वाला एटम है उसको टच नहीं करेगा, लेकिन हाँ ये ना। Yes, ma'am. चलो ठीक है, तो ये अपने कितने इमेजिन कर लिए अपन ने, हाँ हाँ बोलो बोलो, ठीक है। तो ये कितने हो गए बच्चे, 4 और 4 8 की बात हो गई। Yes, ma'am. ठीक है, अब मैंने कहा 12 होते हैं। तो एक बार बताओ, अगर एक बंदा ऊपर जाके मान लो चढ़ के खड़ा हो जाए, तो जो वो सीलिंग पे मुझे एटम दिख रहा है वो उस फ्लोर पे खड़ा होगा। इमेजिन कर पा रहे हो, अगर मान लो कोई एक बंदा ऊपर जाके खड़ा हो जाए, तो जो मुझे सीलिंग पे एक एटम दिख रहा है वो क्या होगा, जब ऊपर जाके मान लो खड़ा हो जाएगा बंदा, तो वो फ्लोर पे लगेगा, मतलब क्या बोलते हैं, फ्लोर पे होगा वो एटम, बोलो हाँ। अगर कोई ऊपर जाके देखेगा उसको, है ना, फ्लोर पे, तो उसका कितना होगा, वो भी 4 करेगा, 1 2, मतलब उसके जो एडजेसेंट वाले फेसेस हैं वो, और एक फ्रंट और एक बैक, तो टोटल कितने हो गए बच्चे, 12। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाता है, 12। अब मेरे को पता है ये 5 दिन में, 5 दिन में क्या कल ही भूल जाओगे, तो इसलिए कह रही हूँ याद रखना, ठीक है जी। Yes, ma'am. मैम कोऑर्डिनेशन नंबर होता है क्या, दोबारा बता दो। कोऑर्डिनेशन, ये नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर बच्चे वो होता है नियरेस्ट नेबर एटम।
मतलब जैसे अभी मैंने तुम्हें एग्जांपल दिया था, मतलब जैसे ये देख लो, ये वाला तुम्हारा एटम है, तो इसके पास वाले पड़ोसी देखने हैं जो बिल्कुल नियरेस्ट, फर्स्ट नियरेस्ट नेबर एटम, जो इसको क्या कर रहे हो, टच कर रहे हो। जैसे भी मैंने एग्जांपल दिया, जैसे मान लो ये है, तो अगर मैं सिंपल भाषा में बात करूं कि इस वाले स्फीयर को कौन टच कर रहे हैं, कितने टच कर रहे हैं, दो, एक, तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा इसका? किसी को और भी जाना है क्लास से तो जा सकता है, पर चैप्टर तो ये आएगा पेपर में और 8 नंबर का आएगा। मैम मुझे लगा कुछ होगा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जैसा इजी सा, ये तो पता नहीं क्या चल रहा है। नहीं 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 नहीं, ये वाला थोड़ा सा बेटा इमेजिन करने वाला है चैप्टर, हो जाएगा, टेंशन मत लो, मुश्किल क्वेश्चन नहीं आएगा, ये बहुत सिंपल है। अभी लग मैम रहा अगर पेपर में आ जाए कोऑर्डिनेशन नंबर निकालने की, हम उस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का निकालेंगे या फिर इसका? अरे वो सिंपल ये पूछेंगे एफसीसी का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, तुम्हें लिखना 12 बस। बीसीसी का कितना होता है अभी मैं बताऊंगी, 8 होता है। सिंपल क्यूबी का कितना होता है, 6, बस इतना लिख के आना है। वो वाला कोऑर्डिनेशन नंबर मत लिखा के आना। लिगेंड, लिगेंड कहाँ दे रखा है इसमें तुम लोगों को? यस मैम। दे ही नहीं रखा हुआ तो कैसे लगाई? चलो आगे चलते हैं हम, किस पे बच्चे? बॉडी सेंटर्ड पे। ये बहुत इजी है, अरे ये तो जम्मा इजी है, ठीक है। अच्छा इसमें क्या होगा बच्चे, अभी मैम आपने बताया इसमें कॉर्नर्स पे भी प्रेजेंट होंगे एटम्स और बॉडी सेंटर पे भी। चलो जी बहुत बढ़िया, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, पहला पॉइंट, 8 एटम्स प्रेजेंट एट 8 कॉर्नर्स प्लस 1 एटम प्रेजेंट एट बॉडी सेंटर। इमेजिन करना जिस रूम में तुम बैठे हो, ठीक है, मेरे पास क्यूब है, उसके बीच में मैंने घुसा दिया, ठीक है। जैसे मान लो मैं जिस रूम में बैठी हूँ, ठीक है, मैं बिल्कुल बीच में बैठी, कोई रूम में आएगा तो मैं पूरी की पूरी दिखूंगी, मेरा कोई ये नहीं है कि 1/2 पार्ट दिख रहा है, 1/8 1/3, मैं पूरा का पूरा दिखूंगी। यानी कि बॉडी सेंटर वाला जो एटम, जो बॉडी सेंटर पे बैठा एटम, उसका कंट्रीब्यूशन क्या है उस यूनिट सेल में? 100% है। कहती कोई पॉइंट और नॉट? Yes, ma'am. यानी कि अगर मैं लिखूं कि शेयरिंग एट कॉर्नर पे कितना है, कॉर्नर पे तो 1/8 वही है, 1/8 है। 1/8 And अगर मैं बात करूं, अच्छा यहाँ पे आप लिखो 1/8 और यहाँ पे कितना था आपका? हाफ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वही शेयरिंग एट कॉर्नर पे कितना हो जाएगा? 1/8, और शेयरिंग एट बॉडी सेंटर तो कितना कंट्रीब्यूशन है? 100% है, ठीक है। दिख रहा है आपको, सभी को दिख रहा है? देखो पूरा का पूरा। और Yes. जैसे आप उसको अंदर घुसाओगे, बेचारे जो क्यूब के पहले टच कर रहे थे कॉर्नर वाले, वो अब टच नहीं करेंगे, एक दूसरे से क्या हो जाएंगे? दूर हो जाएंगे, ठीक है। तीसरा पर क्या निकाला है? जेड इफेक्टिव। जेड इफेक्टिव इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज नहीं है। टोटल नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल कितने? कॉर्नर्स पे 8 × 1/8 प्लस बॉडी सेंटर का 1 नहीं होगा तो कितना हो जाएगा? 2। हाँ या ना? यस। अब बात आती है कोऑर्डिनेशन में। ये बहुत सिंपल है, अब देखो तुम्हें देखते ही पता चल रहा है, ये बॉडी है, बीच में बैठा है, तो ये क्या कर रहा है? ये जो बॉडी सेंटर पे, आपको ऐसे नहीं लगना, ये ऐसे इमेजिन करो हवा में झूल रहा है, ये मतलब हवा में, ठीक है। तो ये सभी कॉर्नर्स के, कॉर्नर्स पे जितने भी एटम्स हैं उनको टच कर रहा है। देखना एक बार, इसको भी टच कर रहा है, अभी मैं दिखाऊंगी 3D मॉडल, इसको भी टच कर रहा है, इसको भी, इसको भी, इसको भी, इसको भी, इसको भी और इसको भी। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर बच्चा पार्टी क्या हो जाएगा? 8। सबसे सिंपल 8। सिंपल क्यूबी का 6, एफसीसी का 12, बीसीसी का 8। खत्म, खत्म कहानी, ठीक है, ठीक है। अब होता है एक एज सेंटर्ड। एज सेंटर्ड भी देख लो, बहुत मतलब इंपॉर्टेंट है, इस पे लिख सकते हो, बेशक इंपॉर्टेंट नहीं है। एज सेंटर में क्या होते हैं कि कॉर्नर्स पे भी प्रेजेंट होते हैं आपके एटम और एजिस पे भी होते हैं। अब मुझे इसका जेड इफेक्टिव निकालना हो तो कैसे निकालूंगी? टोटल नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल। कॉर्नर पे एजिस कितने होती हैं? 12, और एक का कंट्रीब्यूशन कितना आता है? याद रखना 1/4 होता है, ठीक है। तो क्या होगा, कितना हो जाएगा? 4। ये सिर्फ ऐसे ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, कोई क्वेश्चन नहीं आता है इस पे, ठीक है। एक होता है आपका एंड सेंटर, यही बता दूं क्या? फिर आपका क्वेश्चन भी करेंगे, पहले आपको वो मॉडल दिखाऊंगी। एंड सेंटर,
इसमें क्या होता है बच्चे, कॉर्नर्स पे प्रेजेंट होते हैं आपके, कॉर्नर्स पे तो हर जगह, प्लस अल्टरनेट फेसिस पे प्रेजेंट होते हैं। अल्टरनेट फेसिस पे प्रेजेंट होंगे तो कितने प्रेजेंट होंगे, 2 होंगे। एक ऊपर, मान लो एक ऊपर पड़ा है, ये साइड वाला छोड़ दो, फिर यहाँ पे आ जाएगा, ये वाला छोड़ दो, फिर यहाँ आ जाएगा, तो कितने हो जाएंगे टोटल, 2, हाँ या ना। तो 8 इंटू 1/8, तो कंट्रीब्यूशन कितना है उनका, 1/2, तो कितना हो जाएगा, 2। ध्यान से देखो, यस मैम। ठीक है। रिवाइज करवाऊं, चलो एक काम करते हैं, 3D मॉडल के थ्रू हम एक बार मैं आप लोगों को दर्शन करवा देती हूँ, फिर हम क्या करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे। कुछ क्वेश्चंस लाई हूँ मैं आप लोगों के लिए, अभी टाइम भी है, लेकिन पहले आप 3D मॉडल से इसको इमेजिन कर लो, ठीक है जी। चलो कहाँ गया 3D मॉडल, ओके, एक मिनट रुको, मैं स्क्रीन शेयर कर, मुझे बता देना विजिबल है ना स्क्रीन, यस मैम। यस मैम। ठीक है। आ जाओ, पहले क्या देखना पसंद करोगे, बॉडी सेंटर दिखा दूं? यस यस मैम। मैम। फेस सेंटर दिखा दो। अरे बॉडी सेंटर खुल गया, मैम लिंक भेज देना इस वेबसाइट। हाँ हाँ भेज दूंगी। इधर देखो, भेज देने दिख रहा है ये, यस मैम। ध्यान से देखो, ये कॉर्नर्स पे प्रेजेंट है, दिख रहा है, ध्यान रखना 1/8 ही है इसका Yes, unit ma'am. में जो कंट्रीब्यूट। और ये देखो बॉडी सेंटर, देखो बीचों बीच दिख रहा है, ये व्हाइट दिख रहा होगा। और ये देखो जो ये आपस में एटम्स हैं, जिसपे ये मेरा हैंड है, ये देखो आपस में टच नहीं कर रहे हैं, क्योंकि बॉडी सेंटर में एक बीच में तुमने घुसा दिया है, तो वो टच नहीं कर रहे हैं। लेकिन जो ये बॉडी सेंटर है, देखो कॉर्नर पे जितने भी एटम है सबको टच कर रहा है। कैन यू सी दैट? देखो थोड़ा जूम कर लो, यस मैम। ये देखो Yes, सबको ma'am. कर रहा है, ये देखो ये Touch चारों कर को रहा है। टच कर रहा है, और ये देखो ये चारों को टच कर रहा है। क्लियर हो गया ये वाला विजुअल? यस मैम। ठीक है। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, 8 है। टोटल 8 नंबर पर यूनिट सेल कितने हैं, 2 है। एक 2 प्लस एक किसका होगा, जो कॉर्नर पे कंट्रीब्यूशन होगा, ठीक है। ठीक है, 8 इंटू 1/8, ठीक है जी। चलो यस। अब हम देखते हैं अब हम देख लेते हैं थोड़ा फेस सेंटर का। आ जाओ जी, ये रहा फेस सेंटर, ये देखो दिख रहा है। कोऑर्डिनेशन अगर नंबर 12। अगर ये थोड़ा सा वो होता ना, कलरफुल होता तो ज्यादा अच्छा होता, बट है नहीं। चलो कोई दिक्कत नहीं। इधर देखो एक बार, दिख रहा है सबको? पहले देख लो अच्छे से। यस मैम। ये Yes. देखो फेस पे है 1 2 3, है ना, 4, एक ऊपर और एक ये देखो नीचे, ठीक है जी। चलो ठीक Yes, है, ma'am. कंट्रीब्यूशन समझ में आ रहा है। अगर मान लो एक एटम में फेस पे रख दे तो उसका मुझे आधा ही दिखाई देगा, देख रहे हो? वो देखो ये रहा, आधा दिखाई दे रहा है यूनिट सेल में, और आधा दूसरे बंदे को दूसरी जगह जो दूसरे रूम में बैठा है वो, ठीक है जी। देख रहे हो? अब फेस सेंटर का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या था बच्चे, 12 था। तो 12 अपने पास क्या है, देखो 12 है। ये तो अपन एक की बात करें यूनिट सेल की, चलो इसकी बात कर लेते हैं। तो ये वाला जिसपे हैंड है वो इनको चारों को टच कर रहे हैं, अपने फेस के चारों जो कॉर्नर पे है, तो 4 यस मैम। ठीक है। और किसको टच कर रहा है, देखो ना, ये इसके एडजेसेंट वाला ये रहा हैंड जहाँ पे गया, एक ये वाला 2 3, एक नीचे एक और ऊपर। बैक वाला नीचे वाले को नहीं कर रहा है, वो देखो नीचे वाले को नहीं कर रहा है ना। अगर मान लो ऊपर वाला एटम है, वो नीचे वाले फ्लोर वाले एटम को कहाँ से टच करेगा भाई, एक इस वाले को करेगा, लेफ्ट राइट फ्रंट बैक, नीचे वाले को थोड़ी ना करेगा, ठीक है जी। सबको देख पा रहे हो सारे? यस मैम। Yes, ma'am. कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 12। चलो उसके बाद हम आते हैं, और कौन सा दिखाना है तुम्हें, सिंपल क्यूबिक ना। पल वाला। हाँ, ये देखो ये रहा सिंपल क्यूबिक, देखो ऊपर अगर लिख दोगे वैसे, चलो मैं लिंक भेज, ये देखो दिख रहा है सबको? Yes, ma'am. टच कर रहे हैं ये आपस में, देखो 1 2, ये देखो ये टच कर रहे हैं, दिख रहा है, टचिंग टचिंग दिख रही है इनकी, Yes, ma'am. ठीक है। बहुत सिंपल है ये, ठीक है। बना भी सकते हो, गोल ले लो, गोल ले लो, घर पे बना लो, बन जाएगा, ठीक है। ठीक है, कैसे देखो मालूम, ठीक है, ओके।
ठीक है, ओके। अब हम वापिस चलते हैं। जो मैं पढ़ा रही थी उस पे मैम आज तो कोई वैसे क्वेश्चन वाले को कराया नहीं, क्वेश्चन कैसे होंगे न्यूमेरिकल? अभी वही उसी पे ही आ रही हूँ बच्चे, ठीक है। अभी तक जितना कराया है समझ में आ गया। चलो अब कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ये क्वेश्चन बेसिकली किस पे बेसिस है, जो किस पे बेस्ड है, जो अभी तक मैंने आपको 2 लेक्चर्स में कराया। आज वाले लेक्चर्स में आज वाले लेक्चर में और जो अपना फर्स्ट डे वाला लेक्चर था उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन मुझे मिले, जेई के क्वेश्चन है, हालांकि ये नीट के इजी है बहुत, ठीक है, मतलब ऐसे ही है। नीट और जेई मेंस का सॉलिड स्टेट का सेम लेवल है, तो मैंने वही वाले उठा दिए, ठीक है। आप लोग आंसर करते जाना और देखते जाना कितना आप लोगों को 2 लेक्चर में समझ में आया, ठीक है। चलो ये वाला क्वेश्चन देखो, हैंड रेस कर लेना। कोई एक्स है, हमें नहीं पता वो एक्स क्या है, वो मेल्ट कर रहा है लो टेम्परेचर पे, मतलब मेल्टिंग पॉइंट लो होगा उसका। इसका मतलब क्या हुआ, मेल्टिंग पॉइंट लो होगा ना। Yes, ma'am. मेल्टिंग पॉइंट लो होगा एंड इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन बोथ लिक्विड एंड सॉलिड स्टेट, ठीक है। सॉलिड स्टेट या लिक्विड स्टेट की अगर मैं बात करूं तो वो क्या है, बैड कंडक्टर है। आपको ये बताना है वो एक्स क्या होगा। मेघा आई है क्या? मेघा, मेघा, नितिका, अर्चना। यस मैम। अच्छा मेघा है, ओके। है कौन? आज तो बहुत बच्चे मुझे दिखाई नहीं पड़ रहे हैं, ठीक है, ओके। हाँ निगम बता बेटा। मैम सी ऑप्शन। सिलिका कार्बाइड। यस। साक्षी, मैम कार्बन टेट्राक्लोराइड। प्रियांशु, कार्बन टेट्राक्लोराइड। अरे ये कैसे, ये तो अपना वो है कोवेलेंट सॉलिड है, नेटवर्क सॉलिड है भाई, बड़ा वो मैंने बताया ना, जाइंट नेटवर्क बना दो उसका, तो मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा एक्सट्रीमली हाई मेल्टिंग पॉइंट, ये लो मेल्टिंग पॉइंट है, ये आएगा भाई। मॉलिक्यूलर सॉलिड है सीसीएल, मॉलिक्यूलर सॉलिड है मैम, इसलिए समझे। देखो ऐसे क्वेश्चन तभी मैं कह रही थी बेसिक है, बट आते हैं और बच्चे कंफ्यूज भी हो जाते हैं। इधर आओ, ये देखो द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन सिंपल क्यूबिक, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक एंड फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर आर रिस्पेक्टिवली। तुम्हें रेशियो बताना है। तो सिंपल क्यूबिक में कितना थे? 1, 1. बॉडी सेंटर्ड में 2 और एफसीसी 2 में और 4। 4. तो आंसर क्या होगा? क्लियर है? चलो ये वाला आओ। मैम मेंस के ही। हाँ जी मेंस के। मैम वो एटम मैम 8 नहीं लेंगे उसको, कहाँ लोगे 8? क्यूबिक वो atom में सिंपल क्यूबिक। नहीं 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 अरे बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक का मतलब वो बीसीसी की बात कर रहे हैं, बीसीसी बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। तुम्हें पूरे में बताना बच्चे। फेस सेंटर्ड मैम क्यूबिक यूनिट सिंपल सेल। क्यूबिक में तो मैम हर जगह पे एक एटम होता है ना, हर नहीं, कॉर्नर पे तो। आपसे यूनिट सेल के बारे में पूछ रहा है वो। मैम 8 × 1/8 हो जाएगा, 8 है तो चलो मान लेते हैं, चलो मान लेते हैं। दीपक 8 into का 1/8 दिमाग में आ रहा है कि यूनिट सेल का नहीं कहीं पे जिक्र किया हो, वैसे यूनिट सेल की बात हो रही है क्योंकि उन्होंने लिख दिया इन सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल की बात हो रही है। चलो मान लेते हैं सिंपल में टोटल 8 एटम है, ठीक है। बीसीसी में कितने होंगे फिर? 8 तो कॉर्नर पे होता है, एक तो 9 होगा, है ना। और एफसीसी में कितने होंगे? 8 + 6 यानी कि 14 आएंगे। ऑप्शन दिख रहा है क्या यहाँ पे कहीं? 8:9:14। तो आपने 1:2:4 कैसे लिया है? सिंपल क्यूबिक में एक होता है ना बच्चे, 8 × 1 सॉरी 8 × 1/8 भूल गए क्या? अच्छा मैम जेड इफेक्टिव लिया आपने? हाँ जी मैम जेड इफेक्टिव लिया है? वही तो लेना है, वही लेना है। आपसे पूछ रहे नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल में बताना है आपको। सिंपल क्यूबिक में कितने होंगे, बॉडी सेंटर्ड में कितने होंगे, फेस सेंटर्ड में कितने होंगे। मैम मुझे लगा वैसे एटम। ना 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 चलो वैसे भी मान लो लगा, लेकिन ऑप्शन में नहीं है ना कहीं 8:9:14 बच्चे। Yes, या ma'am. तुम्हें ये तो नहीं Okay, लग रहा, या तुम्हें ये लग रहा है मैम बॉडी सेंटर का मतलब है एक जो बॉडी सेंटर पे है, फेस सेंटर मतलब टोटल फेस सेंटर पे कितना है, ऐसा तो नहीं सोच रहे थे या ऐसे ही सोच रहे थे? नहीं मैम, नहीं दीपक को कह रहे, आई थिंक ऐसा ही सोच रहे थे। तो बच्चे मैम ध्यान मैं रखो। ऐसे ही सोच रहा था। हाँ देखो उन्होंने ना पूरा इसलिए मेंशन करके दिया है, तभी मैं कहती जोर दे के बोल रही थी मैं। बीसीसी मतलब बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, यानी कि कॉर्नर। इसका मतलब क्या होता है बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल का मतलब कि कॉर्नर्स पे भी प्रेजेंट है और बॉडी सेंटर पे भी प्रेजेंट है, ठीक है।
चलो और क्वेश्चन करेंगे, बहुत मस्त मस्त क्वेश्चन, आई होप ये समझ में आ गया होगा। जल्दी से ये बताओ, विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जिस्ट एज कोवेलेंट क्रिस्टल इन द सॉलिड स्टेट? मैम सिलिकॉन। सिलिकॉन, I2, एसिड और P4, ये सारे क्या है? मॉलिक्यूलर सॉलिड। इजी है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल। देखो अभी तक इजी है, जो नेक्स्ट लेक्चर होगा ना उसमें थोड़ा सा बहुत इमेजिनेशन वाला हम करेंगे, तो रेडी रहना उसके लिए। यहाँ पे देखो, अमंग द फॉलोइंग विच इज बेस्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ वाटर इन द सॉलिड फेज, बताओ जी। मॉलिक्यूलर सॉलिड। मॉलिक्यूलर सॉलिड। चलो जी नेक्स्ट वाला बताओ। ठीक है, ये वाला मॉलिक्यूलर सॉलिड। ये वाला बताओ, विच प्रिमिटिव यूनिट सेल मोनोक्लिनिक। has unequal edge length and all axial angles different from 90? मोनोक्लिनिक मैम, ना, ऑर्थोम्बिक है ना या और मैम ट्राइक्लिनिक। मैम, मोनोक्लिनिक में बच्चे, मोनोक्लिनिक में तो एक डिफरेंट होता है ना। ट्राइक्लिनिक होगा मैम। ट्राइक्लिनिक मैम, इसमें ठीक है? 3 यूनिट के लिए। हाँ, वो भूलना नहीं है, ठीक है। ट्राइक्लिन तो ऊपर वाले का तुम लोगों ने मेरे को ये बताया था, अल्फा बीटा गामा, ये भी बराबर नहीं होते हैं और 90 के बराबर भी नहीं होते। देखो ऑल एक्सियल एंगल्स डिफरेंट फ्रॉम 90, सिर्फ इसी में ही है, 90 से हटके कोई है। और ABC भी बराबर नहीं। ओके मैम। चलो ये वाला बताओ, इन ए मोनोक्लिनिक यूनिट सेल द रिलेशन ऑफ साइड्स एंड एंगल्स आर रिस्पेक्टिवली बी अबाउट छोटा सी। भूल गए? CTO-MTTH भूल गए क्या? मोनोक्लिनिक में क्या होता है, 2 90 के बराबर होते हैं, एक तीसरे वाला 90 के बराबर नहीं होता, और एक ही ऐसा ऑप्शन है, और ABC बराबर नहीं होते हैं, समझे? इसलिए कह रही हूँ आते हैं क्वेश्चन। चलो ये वाला क्वेश्चन मैं कराती हूँ, जो मैंने अभी तुम्हें कराया ना आज के लेक्चर में, जो मैंने तुम्हें यूनिट सेल पढ़ाई है उससे रिलेटेड है वो। ध्यान से आओ, इधर आओ, जैसे दीपक इधर देख बेटा। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है, इन अ फेस सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस, यानी कि कहने का क्या मतलब है, जो वो FCC की बात कर रहे हैं, इसमें जो आपके एटम्स प्रेजेंट होंगे वो कॉर्नर्स पे भी होंगे और फेस सेंटर पे भी होंगे, ये मतलब है FCC का, ठीक है। अच्छा, अब वो कह रहे हैं कि FCC में A एटम्स प्रेजेंट है कॉर्नर पे। देखो मैं कैसे करती हूँ इन क्वेश्चन को, A एटम्स प्रेजेंट है कॉर्नर्स पे, देख रहे हो, एंड B वाले जो है वो किस पे प्रेजेंट है, फेस सेंटर पे। फेस सेंटर पे आपसे क्या पूछा है, इफ एटम B इज मिसिंग फ्रॉम वन ऑफ द फेस सेंटर्ड पॉइंट, मतलब एक एटम जो है B का वो मिस हो जाए कोई भी फेस से, तो जो फॉर्मूला बनेगा, जो आयनिक कंपाउंड बनेगा, वो आपको बताना है। देखो कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को, मतलब समझ जाना वो किसकी बात कर रहे हैं, यूनिट सेल की बात कर रहे हैं। तो कॉर्नर्स पे बच्चे कितना कंट्रीब्यूशन होता है, 1/8, और टोटल 1/8 एटम्स 8, तो टोटल नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल 1 होता है। फेस सेंटर में टोटल 6 होते हैं और एक का कंट्रीब्यूशन कितना होता है, 3। लेकिन इसने कहा है इफ एटम B इज मिसिंग फ्रॉम वन ऑफ द फेस सेंटर, मतलब एक से चला जाए कोई भी मान लो, तो कितने रह जाएंगे, 5, तो ये कितना आ जाएगा, 5/2। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे बच्चे बहुत गलती करते हैं। अपन 10th में क्या सीख के आए थे, जब अपन फॉर्मूला बनाते तो अपन क्रिस क्रॉस कर देते थे, याद करो, करते थे ना क्रिस क्रॉस। हाँ करेंगे, रुको, लेकिन क्रिस क्रॉस मत करना, आप ये मत कर देना, इसको जो जिसके नीचे है उसके नीचे ही लिख दो। A के नीचे 1 है, ये इसके नीचे एज इट इज रखना है, समझे कि नहीं समझे? यस तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, A2 B5। अरे बच्चे वही तो कह रही हूँ, ये नहीं करना है, क्रिस क्रॉस करोगे तो आंसर B आएगा, गलत हो जाएगा, पहले बता दे रही हूँ। आपको क्रिस क्रॉस नहीं करना है, जो जिसके नीचे है उसके नीचे ही लिखना है, मतलब A का 1 ही होगा, ठीक है, B 5/2 है, एलसीएम ले लो, A2 B5 बन जाएगा, दिख रहा है? यस मैम। तो जो आयनिक कंपाउंड का फॉर्मूला है वो क्या बन जाएगा, A2 B5। और करें ऐसे क्वेश्चन, देखो और भी है, ये देखो, ये रहा, ये वाला क्वेश्चन ये सेम है क्या, नहीं, अलग है, अलग है, अलग है। इन फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल, A जो है किसमें है, कॉर्नर्स पे है, देखो इधर, और B किस पे है, फेस सेंटर पे, देख रहे हो? कॉर्नर्स पे कितने होंगे, कॉर्नर्स का कंट्रीब्यूशन कितना होगा, 1/8, और टोटल कितने होंगे, यानी कि
8 into 1 by total number of atom per unit cell 1. And what about phase center, ये हमें पता है, लेकिन इन्होंने देखो 1 by 2 into 6. if two atoms of A, इधर आओ, if two atoms of A are missing from the corner points, corner पे 8 है, 2 missing है, तो क्या कर दूं इसको 6 by 8 Yes, ma'am. और ये 3, यानी कि A 6 by 8, B 3, ये कैंसिल कर लो, कितना हो जाएगा 3 by 4 ऑप्शन Yes, by ma'am. 4, तो क्या हो जाएगा, जल्दी बोलो, A3 B12, Yes, ma'am. मैम ए बी 4 हो जाएगा मैम. यस AB4, आपको जितना सिंपलेस्ट बना सकते हो उतना सिंपलेस्ट बनाना है अपने फॉर्मूले को, क्लियर है, Yes, ma'am. हो जाएगा, चलो बहुत बढ़िया। ओके नेक्स्ट आओ, ये देखो एनायनिक कंपाउंड, ये तुम करने की ट्राई करो, हैज अ यूनिट सेल कंसिस्टिंग ऑफ A ions एट द कॉर्नर ऑफ ए क्यूब एंड B ions ऑन द सेंटर ऑफ फेसेस, ये तो बहुत सिंपल है, 2005 में आया हुआ था, ये खुद बनाओ तुम लोग, ए बी 3 है इसका. एक बार बाकी भी बना लो, भी आएगा ना इससे। मैम AB3 ठीक है, AB3 है, Yes. क्लियर है सभी को, Yes. Yes. बहुत बढ़िया, ये कर दो, sodium and magnesium crystallize in BCC and FCC type crystal respectively, then the number of atoms of sodium and magnesium present in the unit cell of their respective crystal. इजी है, तो BCC में कितने होंगे, FCC में कितने होंगे, हाँ बोलो, गुंजन गुंजन बताएगा, गुंजन गुंजन गुंजन, बी मैम. हाँ 2 और 4, BCC में कितने थे 2 और FCC में कितने थे 4, लो वही खत्म, तुम्हारे 3 टॉपिक खत्म हो गए, कौन कौन से, मतलब जहां से क्वेश्चन आते हैं, एक तो वो बेसिक वाला फर्स्ट लेक्चर वाला, दूसरा जहां से क्रिस्टल सिस्टम वाला टॉपिक है जहां से क्वेश्चन आते हैं, एक ये वाला जो मैंने आज कराया यूनिट सेल, कौन कौन सी मेन है, सिंपल क्यूबिक, बॉडी सेंटर क्यूबिक, फेस सेंटर क्यूबिक, क्या क्या करना है, मतलब अभी तो हालांकि बहुत सारी चीजें हैं इसमें, जो आज मैंने जो कराई है आपको बताया कितना शेयरिंग होगी, कॉर्नर पे कितनी होगी, फेस सेंटर पे कितनी होगी, बॉडी सेंटर एज एंड पे कितना होगा, ठीक है, इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स कैसे निकालेंगे इन अ यूनिट सेल वो, और कोऑर्डिनेशन, आज मैंने आपको ये सिखाया और इस पे देख लो कितने क्वेश्चन बन गए, ये तो हालांकि मैंने अभी आपको सिर्फ इतने ही करवाए हैं, अगर आप मॉड्यूल देखोगे या आप अपने PYQs देखोगे तो आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे, ठीक है, Yes, ma'am. ठीक है, कल हम क्या करेंगे, थोड़ा सा मैं आप लोगों को वो दे देती हूँ, ये हो रफली गया, आइडिया. ये तो हो गया अपना, ये देना दिखाना था मेरे को आप लोगों को, ये देखो, ये देखो, देख रहे हो, दिख रहा है क्या, Yes, ma'am. ये हालांकि मैंने पहले, ये जो मेरे पास जो बच्चे आते थे मतलब उनको पढ़ाया था मैंने, तभी ये लिखा हुआ है, कल ये सारा इरेज होगा, ये देखो, ये हम पढ़ेंगे, ये मैंने जो है आप लोगों के लिए बनाया है, ये आप घर पे भी बना सकते हैं, जैसे मैंने बनाया, कैरम बोर्ड है. हाँ Yes, ma'am. Good. हाँ, उनको यूज करके बना सकते, कल सीखेंगे कैसे कैसे हुआ, ठीक है, तो ये सब करेंगे, बोतल के थोड़ा ढक्कन यूज कर इमेजिनेशन लेंगे वाला, हम इसमें। इमेजिनेशन वाला पोर्शन थोड़ा सा इसमें ज्यादा रहेगा, तो वही करेंगे हम, ठीक है, Yes, ma'am. बेसिकली क्या